HDFC બેંકમાં આજે મોટો ઘટાડો નોંધાયો છે અને શેર નિફ્ટીનો ટોપ લૂઝર બન્યો છે। આજે MSCI રિવ્યુની વિગતો આવી જે બજારને પસંદ નથી પડી। શું છે અપડેટ તેની વિગત લઈએ સહયોગી યતીન મોતા પાસેથી। યતીનજી, MSCI રિવ્યુની શું વિગત છે અને HDFC બેંકમાં ખાસ ઘટાડો કેમ આવ્યો છે? સૌથી પહેલા જે આપણે HDFC બેંકની વાત કરીએ તો અહીંયા એક્સપેક્ટેશન એમ હતું કે લગભગ 3-3.5 બિલિયન ડોલર્સની એટલે 20-25 હજાર કરોડના ઉપરની બાઇંગ ફ્લોઝ આવશે, કારણ કે જે FIનું હેડરૂમ હતું તે વધતા આપણને આ જે ચેન્જીસ છે લગભગ થતા જોવા મળી રહ્યા હતા। પણ MSCIએ પોતાના ડિસિશનમાં જે ઓગસ્ટ રિવ્યુનું હતું એમાં એક ચોખવટ કરી છે, જેમાં HDFC બેંકનું વેટેજ છે અનુમાન કરતાં થોડું ઓછું વધારવામાં આવ્યું છે, જેના કારણે હવે ફક્ત 1.8 બિલિયન ડોલર્સ એટલે બ્રોડલી એમ માની શકાય કે 15,000 કરોડની જ બાઇંગ આવશે। તો પહેલાંના અનુમાનના હિસાબે લગભગ 40-50% આ એક્સપેક્ટેશનનો ફિગર ઓછો છે, જેના કારણે સ્ટોક આજે દબાણમાં છે। પણ MSCIએ એમ કહ્યું છે કે નવેમ્બરમાં અગર હેડરૂમ FIનું 20%ની આસપાસ રહેશે તો ફરી એક વખત એનું વેટેજ વધશે। એટલે લગભગ આ HDFC બેંકનું જે રિવ્યૂ હતું એ બે ચરણોમાં હવે સ્પ્લિટ થઈ ગયું છે। સૌથી પહેલાં 30 ઓગસ્ટના રિવ્યૂ જે MSCIના ચેન્જીસ થશે ત્યાં જોવા મળશે એક 1.8 બિલિયન ડોલરનું બાઇંગ, અને ત્યારબાદ બેલેન્સ ફિગર જે છે એ કદાચ નવેમ્બરના રિવ્યૂમાં જોવા મળશે। ક્લિયરલી આપણે એમ જોઈએ છીએ કે MSCIના એન્ટિસિપેશનમાં ઘણા બધા લોકોએ લોંગ પોઝિશન્સ બનાવી હતી, આર્બિટ્રાજ ફંડ્સ, હેજ ફંડ્સ બધાએ। તો ક્યાંક ને ક્યાંક આ જે નંબર આવ્યો છે HDFC બેંકના વેટેજનો એ અનુમાનના હિસાબે નથી આવ્યો, એનાથી નીચે આવ્યો છે, જેના કારણે આજે આપણે વાયદા બજારમાં ખાસ કરીને એક લોંગ અનવાઇન્ડિંગ એટલે કે વેચવાલીનો માહોલ જોઈ રહ્યા છે। જી યતીનજી, આ સંપૂર્ણ વિગતો આપવા બદલ આપનો આભાર। ત્યારે GST કાઉન્સિલની મહત્વની બેઠક 9 સપ્ટેમ્બરે દિલ્હીમાં થશે। સૂત્રો પ્રમાણે આ બેઠકમાં ઇન્ફોસિસ સહિત ફોરેન એરલાઇન્સ અને શેરિંગ લાયસન્સ GST ડિમાન્ડ ઉપર આંશિક રાહત મળી શકે છે। સાથે જ હેલ્થ અને લાઇફ ઇન્સ્યોરન્સ ઉપર પણ GST દરોમાં કપાતની ચર્ચાઓ થઈ શકે છે। સમાચારની વિગત લઈએ સંવાददाता आलोक प्रियदर्शी पासेથી। आलोक जी, GST काउंसिल की बैठक का क्या एजेंडा है? बिल्कुल, देखिए दो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं। एक तो है जो इन्फोसिस और फॉरेन एयरलाइंस के साथ साथ शिपिंग लाइंस की जो प्रॉब्लम है, जिन पर DGGI ने GST के भारी भरकम नोटिसेस भेजे हैं, वो मुद्दा है। और दूसरा मुद्दा है हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर जो 18% GST अभी लगती है, ये दोनों मुद्दे। इन दोनों मुद्दों को लेकर लंबे समय से चर्चा हो रही है। और हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस को लेकर तो पिछले दिनों संसद में भी काफी हंगामा हुआ था और वित्त मंत्री ने को उस पर जवाब देना पड़ा था। और वित्त मंत्री ने यही कहा था कि अब मुद्दा जो है GST काउंसिल के सामने वो रखेंगे। लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पर सरकार ने जो GST में कटौती की तैयारी शुरू कर दी है, उस पर 5% GST लग सकता है, अभी 18% है। हालांकि डिमांड ये की जा रही थी कि इस पर से पूरी तरह से GST खत्म किया जाए, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि नहीं, इस पर सबसे लोअर जो रेट है वो 5% GST रह सकती है अगर हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो। वहीं दूसरा जो मुद्दा है वो इन्फोसिस से है। इन्फोसिस को 32,400 करोड़ रुपए का GST डिमांड यानी GST नोटिस गया हुआ है। हालांकि इसमें कुछ राहत स्टेट के GST डिपार्टमेंट ने दी हुई है और कुछ राहत एक साल का जो 2016-17 का जो GST था उसको विड्रॉ भी कर लिया गया है, लेकिन अभी भी काफी बड़ा अमाउंट है। और इसी तरह के कुछ दिक्कतें फॉरेन एयरलाइंस और शिपिंग लाइंस के हैं। इन फॉरेन एयरलाइंस की बात करें तो वहां पर करीब 10 से 15,000 करोड़ रुपए के GST डिमांड्स हैं और जो शिपिंग लाइंस हैं उन पर 1 लाख करोड़ रुपए का GST डिमांड है। तो ये सारे मुद्दे चल रहे हैं और बहुत उम्मीद है कि GST काउंसिल की बैठक में इन पर एक क्लैरिटी आएगी, क्लैरिफिकेशन दिया जाएगा कि आखिरकार जो इस तरह के मामले हैं जिसमें कि कहीं पर एक कंट्री में हेड ऑफिस है, दूसरी कंट्रीज में ब्रांच ऑफिस हैं, तो दोनों के बीच में अगर ट्रांजेक्शन होता है तो उन पर किस तरह की से GST को एप्लीकेबल किया जाए, उस पर किस तरह से GST लगाया जाए, ये मुद्दा रहेगा इस पर GST काउंसिल पर। इस पर क्लैरिफिकेशन आएगा। और GST डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने 18% की GST की दर से चूंकि GST लगाया हुआ है, लिहाजा यह बड़ा भारी भरकम अमाउंट है और इस पर इन्फोसिस समेत जो जितने भी फॉरेन एयरलाइंस और जो शिपिंग लाइंस है, इनको एक तरह से कहें पार्शियल रिलीफ मिलने की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि ये अमाउंट काफी ज्यादा है। और चूंकि रेट्रोस्पेक्टिव मसला है, पिछले 22 जून को जो बैठक हुई थी उसमें रिलीफ दिया गया था, तो रेट्रोस्पेक्टिव तो नहीं हो सकता, लिहाजा इस पर आगे किस तरह से क्लैरिफिकेशन आएगी वो देखना बाकी है। और दूसरा मुद्दा जो हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस का है, वहां पर बड़ी एक राहत मिलती हुई दिख सकती है। जी आलोक जी, इस संपूर्ण जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। ત્યારે જ પેટ્રોલ બાદ હવે ડીઝલમાં પણ ઇથેનોલ બ્લેન્ડિંગની તૈયારી થઈ રહી છે। સૂત્રો પ્રમાણે સરકાર ડીઝલમાં જલ્દી 5% ઇથેનોલ મિશ્ર કરવા જઈ રહી છે। આ સમાચાર પર વધારે વિગત લઈએ સંવાદદાતા રોહન સિંહ પાસેથી। રોહन, डीजल में इथेनॉल मिलाने की सरकार की योजना क्या है?
जी ये पहली बार है कि इथेनॉल डीजल की ब्लेंडिंग को लेकर काफी ठोस बातचीत हो रही है सरकार के लेवल पर, और वो भी हाईएस्ट लेवल पर। पिछले सप्ताह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई प्रधानमंत्री कार्यालय में, इसमें प्रधानमंत्री पीएमओ के अलावा तमाम जो संबंधित मंत्रालय है, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, हेवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री, इनके अधिकारी शामिल हुए और इस पे चर्चा हुई कि क्या एक लॉन्ग टर्म रोड मैप हो सकता है डीजल इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर। शुरुआत जो है वो 5% से की जाएगी। अभी तक ये टेस्टिंग स्टेज पर है। ARI समेत जो तमाम OMCs हैं वो इस पर टेस्ट कर रही हैं, और अभी तक की जो टेस्टिंग हुई है उसमें जो इस मीटिंग में भी रखा गया कि उसमें अब तक कोई मेजर फेलियर नहीं पाया गया है, तो इस टेस्टिंग को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन 2 एरिया ऐसे हैं जहां टेस्टिंग और करने की जरूरत है। एक है हैवी ड्यूटी व्हीकल्स और दूसरा BS6 गाड़ियों पर अभी तक टेस्टिंग नहीं हुई है, उसको भी परखा जाएगा। और अगर सारे नतीजे सही रहते हैं तो फिर सरकार एक अगला रोड मैप बनाएगी, क्योंकि हम आपको बता दें कि पेट्रोल की जो ब्लेंडिंग का लक्ष्य है वो 20% तक है अगले 2 साल के अंदर, और अभी तक 16% के लगभग हम पहुंच चुके हैं। तो जब तक ये लक्ष्य पूरा होगा तब तक हमारा एक रोड मैप तैयार होगा डीजल ब्लेंडिंग को लेकर भी। और चूंकि ये बैठक हाईएस्ट लेवल पे हुई है तो इसलिए काफी आगे उम्मीद है कि काफी इस बारे में जो है सरकार सीरियस है और इसको लेकर जल्द ही एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। जी, आपका पूरा ધન્યવાદ इस पूरी जानकारी के लिए। ત્યારે જ ઓક્ટોબરથી ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં મોટા પાયા પર પાકા મકાન બનાવવાની શરૂઆત થશે। સૂત્રો પ્રમાણે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી 2 ઓક્ટોબરે ગ્રામીણ આવાસ યોજના હેઠળ 10 લાખ કરોડના નિર્માણ માટે પહેલો હપ્તો જાહેર કરશે। આવનારા 18 મહિનાની અંદર આ ઘરોનું નિર્માણ પૂરું થશે। વધુ जानकारी લઈએ संवाददाता असीम मनचंदा पासे से। असीम जी, बजट में ही सरकार ने ऐलान किया था, क्या टाइमलाइन आई है इस योजना की? देखिए 2 करोड़ घर बनाने की सरकार की योजना है। पिछली अगर मैं योजना की बात करूं तो 95 लाख के आसपास सरकार ऑलरेडी बना चुकी है, लेकिन अब जो कैबिनेट ने मंजूरी दी थी कि हम अगले 5 सालों के अंदर 2 करोड़ घर और बनाएंगे। 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास है इसका पूरा बजट ओवरऑल रखा गया है। केंद्र सरकार इसके अंदर केंद्र और राज्यों के बीच में 60-40 का शेयर होता है। 60% केंद्र सरकार देती है और 40% जो है राज्य सरकारें इसके अंदर देती है। तो बहुत सारे राज्यों ने इसके लिए आवेदन मंगा लिए थे। तो पहले चरण के अंदर जिसे कहते हैं कि हम 10 लाख घरों की शुरुआत की जाएगी, वो 2 अक्टूबर से ही इसकी शुरुआत आपको देखने को मिलेगी, जब प्रधानमंत्री मोदी सीधे जो खाता धारक है उसके अकाउंट में पैसे यहाँ पर आते हैं, और उसके बाद सरकार केंद्र राज्य सरकारें मकान को मॉनिटर करते हैं कितना पूरा हुआ कितना नहीं हुआ, तो वो बनाने की शुरुआत 2 अक्टूबर से कर दी जाएगी। जी, असीम जी, इस पूरी जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। અને આ સાથે